बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हुआ होगा। तो अब हम इससे क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने जा रहे हैं, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल नंबर 10। तो आइए इसकी आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जी आउटपुट है जी, उसका हमने क्या जी, टैक्सेबल सप्लाईज टू अब ये सप्लाईज हमने की हैं, तो रजिस्टर परसेंट वो हमने कर दी थी 30 लाख की, कि रजिस्टर बंदों को जो सप्लाई कर दी है वो 30 लाख की हमने। इसके बाद है जी रिटेलर्स सप्लाई टू रजिस्टर रिटेलर्स को हमने सेल की है, वो है जी 5 लाख की। फिर हमने की है ये एसोसिएटेड पर्सन टैक्स सप्लाईज टू एसोसिएटेड। अच्छा, यहाँ पर आप अगर एक चीज़ नोट करें कि एसोसिएटेड पर्सन जो कंपनीज, ये भी एक, क्योंकि आपने देखा है कि कंपनी का क्वेश्चन है, तो इनके साथ जो एसोसिएटेड पर्सन हैं उनको हमने थोड़े डिस्काउंटेड अमाउंट पर चीज़ सेल की है, जो कि 1,30,000 पे है। लेकिन एक्चुअल जो इसका मार्केट प्राइस है इन आइटम का वो 1,80,000 है। तो जब हमने सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल करना है तो हमें बेटा जो आउटपुट में हमें लेना है वो पूरी के पूरी मार्केट प्राइस लिखनी है, जबकि एक्चुअल प्राइस यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो मार्केट प्राइस का 1,80,000 है, हमने आउटपुट हमने वही लिखनी है अपनी 1,80,000। नीडी पर्सन है, नीडी पर्सन को हमने चीज़ सेल की है, वो भी उतनी है 2,75,000 की टैक्सेबल होती है हमारे पास। अच्छा, सप्लाईज हमने की है एक एट 20% डिस्काउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट पे सेल की है हमने। और आगे लिखा है नॉर्मल बिजनेस फैक्टर। हमने सप्लाईज कर दी हैं 20% डिस्काउंट पे, डिस्काउंटेड अमाउंट पे। और ये हमें एक ऐसा कि सबके लिए डिस्काउंट, किसी ख़ास पार्टी के लिए नहीं है। जैसे यहाँ हमने बात की थी ऊपर एसोसिएटेड पर्सन के लिए, तो हमने 1,30,000 की चीज़ सेल की थी, जबकि सबके लिए मार्केट प्राइस उसकी 180 थी। तो उस केस में हम मार्केट प्राइस लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब सबको ये दिया जाता है डिस्काउंट, लिहाजा यहाँ पर हम डिस्काउंटेड अमाउंट ही लेंगे जब नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होगी। जब आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है बल्कि किसी स्पेशल पर्सन को ही डिस्काउंट दिया जाएगा, तो फिर आपने वो अमाउंट नहीं लेनी, बल्कि एक्चुअल उसकी लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे चूँकि नॉर्मल प्रैक्टिस है, लिहाजा हमें एक्चुअल सेल प्राइस लिखेंगे यहाँ पे हम। तो वो है जी हमारे पास 1,55,000। और टोटल हमारी जो सप्लाईज हो जाती हैं वो है जी 41,10,000। टैक्सेबल सप्लाईज टोटल 41,10,000 बने हैं। इसमें अब हम देखते हैं जी एक्सपोर्ट सेल है, जो कि 0 रेटेड होती है। वो इसमें 3 लाख की शामिल है। और एग्जाम्प्ट सप्लाई जो है वो है जी 2,80,000 की। टोटल आउटपुट जो बनती है हमारे पास वो बनती 46,90,000। टोटल जो हमारी
जो सप्लाईज बनती तमाम तरह की सप्लाईज मिलाकर वो है जी 46,90,000 20। अब हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेज क्या है जी हमारी इनपुट मालूम करना। इनपुट टैक्स कि हमने इन आइटम्स के ऊपर अपना इनपुट टैक्स कितना पे किया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे जो दिया गया है आइटम परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, यहाँ पर एक अगर गौर करें बात को, उसने कहा है कि हमने 14 लाख की चीज़ें सेल की हैं, 14 लाख परचेज़ की हैं 14 लाख की, जिसमें से 2,60,000 की आई थिंक जो है आपकी आती हैं जी 2,60,000 की जो अमाउंट्स हैं वो ऐसी अमाउंट है जो कि उसकी जो टैक्स इनवॉइसेस हैं वो फ्रेंड के नाम पे हैं, वो हमारे नाम पे नहीं है बल्कि वो एक फ्रेंड के नाम पे था जो उसने ख़रीदी हैं। लिहाजा जब हमारे नाम पे नहीं है तो फिर हम यहाँ पे से लिख भी नहीं सकते, तो उससे हम फिर माइनस कर देंगे। तो टोटल है जी हमारे पास, हमें पता है 14 लाख है, इसमें से 2,60,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचता है वो 11,40,000। इसका 17% हमें अलाउ हो गया, तो हम लिख लेंगे उसका 17%। वो जी 1,93,800 आता है। ये कहते हैं जी फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी पार्ट्स। फॉल्टी पार्ट जो पार्ट्स हमारे ख़राब हो गए हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया फ्री में, तो इसके ऊपर भी हमारा जो है अलाउ नहीं होती है हमें इनपुट टैक्स, क्योंकि हमने जब फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस किया है ना, तो वो हमारी जो चीज़ परचेज़ की हुई थी हमारी ने वो हमने वापस कर दी, तो वो उसी में शामिल था, तो ये हमारे अलाउ नहीं है इसमें। बाकी फिर हमारा परचेज ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी, अच्छा अब ये जो ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी है इस पे तो हमें इनपुट टैक्स अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पे ये बात की है कि उसने रजिस्टर्ड बंदे से ही खरीदी है, लेकिन वो मौजूदा ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इसके अंदर वो बंदा नहीं आता। मतलब वो है तो रजिस्टर्ड, लेकिन कुछ वक्त 1-2 साल हो गए हैं उन्होंने टैक्स नहीं पे किया, मतलब वो हमारा इस वक्त ब्लैक लिस्ट हुआ है बंदा, या हमारी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, मतलब वो टैक्स नहीं पे कर रहा। लिहाजा उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स है वो हमें अलाउ नहीं होगा, बल्कि उसका हमें विद होल्डिंग टैक्स अलाउ होगा। तो क्या करेंगे कि 90,000 ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, ये भी मेन में कुछ नहीं जाएगा जी हमारे पास। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है, फॉर रेनोवेशन, बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए उसकी हमने फिटिंग्स खरीदी हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इलेक्ट्रिक जो है बिजली की आइटम्स जो हैं, तो भाई इसका परचेज जो है हमारी सेल या इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इस पर इनपुट टैक्स हमारा अलाउ नहीं होता, तो हम नहीं करेंगे, इसको अलाउ नहीं कर देंगे। 85,000 रुपीज़ नहीं लिखेंगे जी इसको। फिर नॉन रजिस्टर्ड बंदे से चीज़ें खरीदी हैं, परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, हमें पता है कि ये भी हमें अलाउ नहीं होती, तो हम नहीं लिखेंगे इधर।
3,50,000 और मेन कॉलम में कुछ नहीं जाएगा, नॉन रजिस्टर से ख़रीदा है ना। फिर हमारे पास आता है जी हमने क्या ख़रीदा है, गिफ्ट आइटम्स। कस्टमर्स के लिए गिफ्ट आइटम्स खरीदनी है, तो वो तो गिफ्ट्स है ना, सप्लाईज तो नहीं है ना, उसके तो लिहाजा इसके ऊपर भी हमारा अलाउ नहीं होता। हमें परचेज अनसोल्ड स्टॉक है जी। यानी हम तो थे परचेज आइटम की हैं, जिस बंदे खरीदे रजिस्ट्रेशन से 30 दिन पहले ख़रीदा हुआ था, हमने रजिस्टर होने से 30 दिन पहले चीज़ ख़रीदी थी। अब जिस बंदे से ख़रीदी हमने, अब वो रजिस्टर्ड है, अब वो बंदा जिससे ख़रीदी है अब वो बंदा रजिस्टर्ड है, लेकिन उस वक्त जब हमने ख़रीदा था उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन 31 महीना पहले हमने उससे चीज़ें ख़रीदी थी, अब वो रजिस्टर्ड हो गया, तो अब वो हमें इसका ये अलाउ होता है जी हमारे इसके ऊपर। कहते ठीक है रजिस्टर तो हो गया ना, जब हमने ख़रीदी थी उस वक्त नहीं था, लेकिन अब तक जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है हमारा, तो इस पर हमें अलाउ हो जाता है जी। 1,65,000 की चीज़ें हमने ख़रीदी थी, अब इसका 17% इस पर टैक्स अलाउ होता है, इनपुट टैक्स वो आता है 28,050 रुपीज़। तो टोटल हमारा इनपुट टैक्स बन जाता है 2,21,850 रुपये, ये बन जाता है जी हमारा इनपुट टैक्स। लेकिन अब यहाँ पे अगली बात जो आती है वो है जी एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 जी, हमने ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये अगस्त के महीने के लिए कर रहे हैं, और कह रहे हैं हमने जो एसेट ख़रीदा था वो जुलाई में ख़रीदा था, उसके लिए ख़रीदा जुलाई के महीने के लिए, तो जुलाई के महीने का इसकी ट्रीटमेंट जुलाई में हो चुकी है, यहाँ अलाउ नहीं होगी, तो हम इसे 9,50,000 का मेन में कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इनपुट टैक्स 2,21,850 रुपये जो बन गया है, इसकी अब हम अपॉर्शनमेंट कर लेंगे। अपॉर्शनमेंट के लिए हमें पता है क्या करना है हमने, अब हमें पता है कि 3 तरह की हैं टैक्सेबल सप्लाईज, जो है हमारी वो कितनी हैं हम इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स है, और एग्जाम सप्लाईज है। एक्सपोर्ट्स ये हमारी टोटल टैक्सेबल सप्लाई 41,10,000 थी, ये हमारे पास 3 लाख की एक्सपोर्ट्स हैं, 2,80,000 की हमारे पास ये थी एग्जाम सप्लाई थी, टोटल हमारे पास
46,90,000 की सप्लाईज थी। ये हमें पता है, हमने इससे पहले पोर्शन में कर लिया होगा। इनपुट टैक्स टोटल जो है 2,21,850 रुपये, वो जो हमने कैलकुलेट किया है वो हम यहाँ लिखेंगे। इसको अब हमने अपोर्शन करना है। यहाँ पे हम उसी तरह टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट, सेल्स और एग्जाम सप्लाईज इसके लिए करेंगे। तो हमें पता है कि हमने रेशो बनानी होती है। 41,10,000 टैक्सेबल सप्लाईज है, उसे टोटल सप्लाई पे डिवाइड करेंगे 46,90,000 पे, और ये है जी हमारे पास 3 लाख, टोटल 46,90,000, और ये 2,80,000 है डिवाइडेड बाय टोटल 46,90,000, और मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो इनपुट टैक्स हमारा जिसे हमने डिवाइड करना है 2,21,850, 2,21,850, 2,21,850। तो ये इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे और हमारे आंसर्स आते हैं। और इसे हम नाम देते हैं N1, N2, N3, N1, N2, N3 मतलब वर्किंग जो आपके आती हैं। तो इसकी वैल्यूज़ आती हैं 1,94,414 और ये 14,191 रुपीज़ आता है इधर, और ये आती है 13,249 रुपीज़। ये टोटल हमारी अपॉर्चमेंट हो जाती है। अब हम अपना इस न्यूमेरिकल का लास्ट पोर्शन वो कैलकुलेट करते हैं जी। हमने टैक्स कितना पे करना है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी हमें पता है कि हमारा 4th वन जो होता है वो बनता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हमें पता है सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है जी, आउटपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। तो टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर हमारा आउटपुट टैक्स। तो टैक्सेबल सप्लाई हमारी हम जानते हैं कि बेटा ये कितनी है, $41,10,000 at 17%। 41,10,000 का 17% ले लेंगे, और वो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है जी 6,98,700। अब उसी तरह लेस इनपुट टैक्स अगेंस्ट सच सप्लाईज। इन सप्लाईज के ऊपर इनपुट टैक्स कितना है वो हमें पता है कि हमने कैलकुलेट किया है 1,94,414, और हमें पता है रिस्ट्रिक्शन भी लगती है इसके ऊपर जी, रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमारा कितना है जी 6,98,700। इसका हमने 90% ले लेंगे तो अमाउंट मेरे पास बेटा हमारी बनती है वो जी 6,28,830। 6,28,830 रुपीज़। तो हम देखें जी हमारा जो एक्चुअल इनपुट टैक्स है वो इस लिमिट के अंदर ही है, तो हमें अलाउ होगा। हम कहेंगे जी इनपुट टैक्स इज़ वेल विद इन लिमिट सो अलाउड।
मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो इससे कम ही है तो हमें अलाउ है। हम लिख लेंगे 1,94,414 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो है जी 5,04,286 2,86,000 ये हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हमने नॉन रजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई की हुई है, उसका विद होल्डिंग टैक्स हो जाएगा एड विद होल्डिंग टैक्स इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से जब हम चीज़ परचेज़ करते हैं उसका विद होल्डिंग टैक्स होता है एट 5%। तो परचेज़ कितनी की थी हमने जी? 3,50,000 की नॉन रजिस्टर्ड बंदे से चीज़ परचेज़ की थी हमने। मैंने बताया इसकी हमने परचेज़ वैल्यू लेनी होती है एक्चुअल, और उसका फिर 5% ले लेते होते हैं। मतलब पहले परचेज़ की वैल्यू और टोटल एक्चुअल जो विद परचेज़ प्राइस विदाउट सेल्स टैक्स है वो लेकर उसका 5% हमने ले लेना है। वो हमारा बनता है जी 14,957 रुपीज़। माइनस करेंगे तो हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 5,19,243 रुपीज़ आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हमने की है कि जो वो हमने ऑफिस स्टेशनरी खरीदी तो रजिस्टर्ड बंदे से थी, मगर अभी वो ATL लिस्ट में शामिल नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। तो वो हम क्या करेंगे, वो भी ऐड अप करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स लिखेंगे एट 20% फ्रॉम द नॉन एक्टिव पर्सन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये बंदा रजिस्टर्ड है, लिहाजा इसका हमने सेल टैक्स की अमाउंट लेनी है, जितना टैक्स बनता है ना उसका 20%। ये था ही नॉन रजिस्टर्ड, इसका हमने सेल का 5% लेना है, मतलब उसकी परचेज हमने कितनी जो परचेज की उसका 5%। तो यहाँ पे ये क्या है जी, नॉन एक्टिव से कितने की खरीदी हमने चीज़ें? 90,000 की। इसका 17% टैक्स बनता है, फिर उस टैक्स का 20% जो है ना वो हमने विद हेल्ड करना है, और वो कितना है जी? 3,060 रुपये बनता है। तो ऐड अप कर लेंगे तो टोटल 5,22,303 रुपये हमारे आ जाते हैं सेल टैक्स पेबल विद रिटर्न। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, सेल टैक्स पेएबल विद रिटर्न। और एंड पे हमें पता है रिफंड क्लेम करना होता है ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट ज़ीरो रेटेड सप्लाई। तो हमें पता है कितना इनपुट रिफंड करवाना है जी हमने, वो एक्सपोर्ट वाला 14,191। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो आज हमने क्वेश्चन 10 तक इसे सोल्व कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 10 तक आज तक कोई भी अगर रह जाता है, कोई मसला है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया होता, तो आप उससे दोबारा देखें, नहीं आता तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।